तो आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे आज मैं आपके सामने एक बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन जस्टिस। दोस्तों, लिबरल पर्सपेक्टिव जस्टिस का जस्टिस के कई सारे पर्सपेक्टिव में सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके जो मेन स्कॉलर हैं जिनके राइटिंग्स में ये एकदम सिस्टमेटिकली और कॉम्प्रिहेंसिवली आया है, वो उनका नाम है जॉन रॉल्स। उनका जन्म 1921 में हुआ था, उनकी मृत्यु 2002 में हुई। ये अमेरिकन फिलोसोफर थे और ये जो कॉन्सेप्ट जिस बुक में आया, ये बुक थी अ थियरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में इन्होंने लिखी थी। इसके बाद सब्सिक्वेंटली ये दूसरी किताब लेकर आते हैं, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जो इन्होंने 1993 में लिखी। और इन्होंने इस बुक में अपने पिछले जस्टिस के सिद्धांत में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। इसके आगे किताबें लिखते हैं द लॉज ऑफ पीपल 1999 में, और 2002 में एक किताब आती है लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलोसफी। ये इनके मरने के बाद एडिट किया गया ये बुक बारबरा हरमन द्वारा। और इसमें इस किताब के अंदर जॉन रॉल्स ने जितने भी लेक्चर्स के नोट्स लिए हैं अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उस लेक्चर्स को कंपाइल किया गया है। और इसमें मेनली क्लासिकल यूटिलिटेरियनिज्म के बारे में चर्चा की गई है और इसकी क्रिटिक्स के बारे में और कांट और हीगल के बारे में भी चर्चा की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन रॉल्स को एक नियो कांशियन भी कहते हैं, नव कांटवादी भी कहते हैं। इसके बाद इनकी किताब आई जस्टिस फेयरनेस अ रीस्टेटमेंट 2001 में, ये भी इनके मरने के बाद ही पब्लिश हुई। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 2002 में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन ये दोनों किताबें इनके मृत्यु के बाद ही पब्लिश हो पाई। रॉल्स के एकेडमिक लाइफ के बारे में हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि रॉल्स ने बीए किया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 1943 में, जिसके बाद वो फिर वर्ल्ड वॉर टू में सर्व करने गए। वर्ल्ड वॉर टू में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945 के आसपास चलता है। तो उसके बाद वो फिर से रिटर्न आते हैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने फिलोसफी सब्जेक्ट से पीएचडी की, जो उन्होंने 1950 में पूरी की। रॉल्स ने कई सारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है, प्रिंसटन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, एमआईटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जॉन रॉल्स का कैरियर का सबसे ज्यादा लंबा समय बीतता है। और इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये 20th सेंचुरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर माने जाते हैं। और इन्होंने ना केवल फिलोसफी बल्कि इकोनॉमिक्स, लॉ, पब्लिक पॉलिसी जैसे डिसिप्लिन्स को भी इन्फ्लुएंस किया है। अब दोस्तों समझते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को अब समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, Rawls delineates that an optimal society is distinguished by the presence of several cardinal virtues. Rawls मानते हैं कि एक ऑप्टिमल सोसाइटी में कई सारे कार्डिनल वर्च्यूज होते हैं, जिसमें पहला और प्राइमरी वर्च्यू होता है जस्टिस, न्याय। दिस conceptualization posits justice as an essential, albeit not an exhaustive, क्राइटेरिया फॉर अ वेल कॉन्स्टिट्यूटेड सोसाइटी। दोस्तों, रिसर्च मेथड के अंदर दो टर्म माने जाते हैं, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। जैसा कि एक माचिस की तीली काफी होती है आग लगाने के लिए, लेकिन एक माचिस की तीली से आप पूरा जंगल नहीं जला सकते हैं। तो इस संदर्भ में इसे समझने का कोशिश करते हैं कि न्याय का सिद्धांत, न्याय न्याय एक नेसेसरी वर्च्यू है वेल कंस्टिट्यूटेड सोसाइटी के लिए, लेकिन एक सफिशिएंट वर्च्यू नहीं है। इसके अलावा और कई सारे वर्च्यूज की जरूरत होती है। इन दिस फ्रेमवर्क जस्टिस इज नॉट मेयरली वन अमंग मेनी डिजायरेबल एट्रीब्यूट्स बट अ फाउंडेशनल प्रेरिक्विजिट। तो न्याय एक फाउंडेशनल जरूरत है किसी भी
समाज के वेल बीइंग के लिए, वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी के लिए। तो the argument advances the premise that justice should not be subordinated or compromised in the pursuit of social advancement and progress। यहाँ रॉल्स मानते हैं कि सोशल एडवांसमेंट और प्रोग्रेस के नाम पे न्याय से समझौता नहीं होना चाहिए, जैसा कि कम्युनिस्ट सोसाइटीज में होता है। ऑथोरिटेरियन रूल को कम्युनिस्ट समाज जरूरी मानता है सोशल एडवांसमेंट और प्रोग्रेस के लिए, जैसा कि सोवियत रूस में हमें देखने को मिला था। It is posited that neglecting the primacy of justice in the favor of unchecked social advancement may precipitate a decline in moral fabric of society। ऐसा माना जाता है कि अनचेक्ड सोशल एडवांसमेंट, जो अनियंत्रित सामाजिक प्रगति, में प्रेसिपिटेट ये प्रेसिपिटेट कर सकता है सोसाइटी के मोरल फैब्रिक के डिक्लाइन में। दिस स्टैंडपॉइंट underscore the potential ethical perils and moral degradation that could ensue from a disproportionate emphasis on progress at the expense of justice। तो वही बात है कि न्याय से समझौता नहीं कर सकते हैं on the name of progress। According to Rawls, justice is about fairly distributing important things like rights, opportunities, money and self-respect। तो रॉल्स के लिए न्याय फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी चीजों का, जैसे कि राइट्स, अधिकारों का, अपॉर्चुनिटीज का, मनी का, वेल्थ का और सेल्फ रेस्पेक्ट का। रॉल्स ने अपने थ्योरी के बारे में कहा है कि ये प्योर प्रोसीजरल जस्टिस है। प्योर प्रोसीजरल जस्टिस का ये मतलब होता है कि अगर रूल्स फेयर हैं, रूल्स न्यायोचित हैं और रूल्स पे सब लोग एवरीवन एग्रीज, सब लोग तैयार हो रहे हैं, तो इस रूल का आउटकम भी फेयर होगा। तो रॉस ने बोला कि एक फेयर रूल्स पे आधारित समाज होगा तो समाज में न्याय स्थापित होगा। रॉल्स criticizes theories that don't consider an individual's moral worth, moral value, and just focus on achieving certain goals। He doesn't like utilitarianism because it aims for the most happiness for the most people, but it can be unfair to some individuals। रॉल्स ऐसा मानते हैं कि रॉल्स का जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है ये यूटिलिटेरियन सिद्धांत के रिस्पॉन्स में ही आया है। और यूटिलिटेरियनिज्म, जैसा कि हम जानते हैं कि जेरेमी बेंथम मॉडर्न टाइम्स में यूटिलिटेरियन आइडिया के सबसे बड़े प्रोपाउंडर हैं और उन्हीं का ये नारा है कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो रॉल्स मानते हैं कि अगर आप ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, ग्रेटेस्ट लोगों के लिए, मतलब बहुत सारा सुख बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल के लिए आप अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें कुछ इंडिविजुअल्स को बहुत सारे दुख से गुजरना पड़ेगा, जो कि यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल जस्टिफाई करता है कि अगर आप बहुत लोगों को खुश रखने के लिए दो चार लोग को दुखी भी कर देते हैं तो ये जस्टिस है, ये न्याय है। रॉल्स इस सिद्धांत, इस यूटिलिटेरियन समझ से अपने आप को अलग रखते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि समाज में कुछ लोग को स्लेव बना देने से समाज के कई सारे जो अपर क्लास के लोग हैं वो खुश हो जाएंगे और इससे ग्रेटेस्ट बेनिफिट एस्टेब्लिश हो सकता है समाज में। लेकिन वो जो स्लेव हैं उनके लिए ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस तो होगा नहीं, तो ये अनजस्ट है जॉन रॉल्स के अनुसार। Rawls has developed a distinct approach for establishing a consensus-based method of justice। तो दोस्तों ये कभी कभी सवाल आता है कि रॉल्स का जो मेथड था वो कैसा था, तो ऑप्शन में आपको कंसेंसस बेस्ड मेथड मिले तो आप
उसको टिक करें। और ये कंसेंसस बेस्ड मेथड कहाँ से आता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन रॉल्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से हैं। और कौन कौन से लोग हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन से? थॉमस हॉब्स, जिन्होंने लेवियाथन लिखी, जॉन लॉक, जिन्होंने टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट लिखी, एंड तीसरे रूसो, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की किताब लिखी, और ईमाइल भी उन्होंने लिखी। और चौथे हैं ये आपके जॉन रॉल्स, जिन्होंने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस लिखी 1971 में। तो ही कॉन्सेप्चुअलाइजेस एन ओरिजिनल पोजीशन। दोस्तों, ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल पोजीशन एक ऐसे स्थिति का नाम है जहां वेयर इंडिविजुअल्स आर थियोरेटिकली abstracted from their specific social economic backgrounds. These individuals are placed behind a veil of ignorance, engaging in a deliberation as rational entities. दोस्तों, इस दो कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करते हैं यहाँ पे आराम आराम से। ओरिजिनल पोजीशन दोस्तों एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, उसको अपने और अपने रियल सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेटस का पता नहीं है। उसको ये पता नहीं है कि उस ओरिजिनल पोजीशन में व्यक्ति को कि समाज में उसका क्या जेंडर होगा, क्या रेस होगा, क्या क्लास होगा, क्या कास्ट होगा, क्या रिलीजन होगा, या क्या उसका हाइट होगा, क्या उसका स्टेटस होगा इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एबिलिटी या सोशल एबिलिटी। और इस पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में क्या करेंगे लोग? ऐसे लोग जिनको अपने आइडेंटिटी का, अपने स्टेटस का, अपने बैकग्राउंड का पता नहीं है, तो ऐसे पोजीशन में ये लोग रूल बनाएंगे समाज को चलाने के लिए। तो सारे इंडिविजुअल एक कोशिश करेंगे कि रूल जितना से जितना ज्यादा अच्छा हो सके, जितना फेयर हो सके उतना हो, क्योंकि इनको ये पता नहीं कि कौन सा इंडिविजुअल गरीब हो जाए, कौन सा इंडिविजुअल अमीर हो जाए। तो रूल्स ऐसा ऑप्टिमल रूल्स बनाने का कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्लास में जाए उसके लिए नुकसान ना हो। तो ऐसा कौन सोचता है? ऐसा वो सोचता है जो रेशनल एंटिटी होता है। तो यहाँ पे रॉल्स ने माना कि व्यक्ति जो है वो रेशनल एंटिटी है। तो दोस्तों, अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो ये वेल ऑफ इग्नोरेंस ही है, अज्ञानता का पर्दा ही है, जो व्यक्ति को ओरिजिनल पोजीशन में ये जानने से रोकता है कि उसका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, उसका क्या आइडेंटिटी है समाज में, उसका क्या कैपेबिलिटी है समाज में। तो इस चीज को कहते हैं दोस्तों वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ दो तीन चीज याद रखने वाली है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हैं जॉन रॉल्स, ओरिजिनल पोजीशन का कॉन्सेप्ट दिया जॉन रॉल्स, ओरिजिनल पोजीशन क्या है ये समझ गए आप। ओरिजिनल पोजीशन में जो इंडिविजुअल है वो रेशनल एजेंट है, वेल ऑफ इग्नोरेंस है वो आप इंडिविजुअल्स के सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड को समझने, जानने में रोकता है, जानकारी रखने में रोकता है, जिससे कि व्यक्ति रेशनली एक्ट कर पाता है और रेशनल रूल्स बना पाता है। यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है कि रॉल्स ये नहीं मानते हैं कि व्यक्ति ईगोइस्ट है, ईगोसेंट्रिक है। रॉल्स ये मानते हैं कि व्यक्ति सेल्फ इंटरेस्ट में बिलीव करता है, न कि ईगोसेंट्रिक है। और जब व्यक्ति ईगोसेंट्रिक नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट में बिलीव करता है, तो वो किसी प्रकार का गैम्बलिंग नहीं, किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले पाता है। तो रिस्क कौन नहीं लेता है? फिर से हम ये समझ सकते हैं कि दे आर अवर्स टू टेकिंग रिस्क और एंगेजिंग इन स्पेक्युलेटिव वेंचर्स। तो रिस्क वो नहीं लेता है जो कि रेशनल होता है। According to Rawls, in such scenario of uncertainty, rational negotiators would opt for the most secure alternative. जैसा मैंने बताया कि ओरिजिनल पोजीशन में जो इंडिविजुअल है सबसे सुरक्षित विकल्प को चुनने का प्रयास करेगा, क्योंकि समाज में व्यक्ति को अपने स्थिति का पता नहीं है।
Especially, each individual would hypothetically assume the least advantaged position, क्योंकि व्यक्ति ये मान लेगा कि जो सबसे बुरा स्थिति है वो उसमें भी हम हो सकते हैं, जो सबसे अच्छा स्थिति है उसमें ही हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ऑप्टिमल रूल चुनने का, बनाने का प्रयास करते हैं समाज के लोग इन ओरिजिनल पोजीशन। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि दिस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क posits a paradigm where equitable distribution is intrinsic to the decision making process, ensuring justice in the allocation of essential societal resources and opportunities। तो जैसा कि हमने समझा था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन रॉल्स के जस्टिस के सिद्धांत में इंट्रिंसिक है, सम्निहित है, जो कि निर्धारित करेगा कि अलोकेशन ऑफ इसेंशियल सोसाइटल रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज रहे। मतलब जो समाज में रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज का बंटवारा है वो न्यायोचित रहे। अब एक चीज और यहाँ समझने का जरूरत है दोस्तों, ये जो वर्ड लिखा है हाइपोथेटिकल नेगोशिएशन, तो रॉल्स का ये जो पूरा थ्योरी है ये हाइपोथेटिकल है, ये एक चिंतन है, एक हाइपोथेसिस है। ये भौतिक रूप में कहीं, हिस्टोरिक रूप में कहीं हुआ नहीं है, रॉल्स ये मानते हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। जो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग सोशल साइंस वाले लोग विचार के स्तर पे करते हैं, जो थॉट के लेवल पे करते हैं, जो जिसका कोई अस्तित्व फिजिकल एग्जिस्टेंस या फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है। तो रॉल्स का ये जो न्याय का सिद्धांत है, इसके तीन मेन प्रिंसिपल्स माने जाते हैं। पहला प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी, और तीसरा डिफरेंस प्रिंसिपल। एक एक करके तीनों को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी मानता है कि this principle asserts that the fundamental notion of equal entitlement to the most extensive degree of liberty that is consistent with a similar degree of liberty for others। ये मानता है कि सारे इंडिविजुअल्स को बराबर लिबर्टी मिलेगा, बराबर स्वतंत्रता मिलेगा, और किसी भी इंडिविजुअल का स्वतंत्रता दूसरे इंडिविजुअल के स्वतंत्रता को ठेस नहीं पहुंचाएगा। मतलब मेरे लिबर्टी से मेरे लिबर्टी को बढ़ाने के लिए आपका लिबर्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और लिबर्टी का यहाँ मतलब है स्पेक्ट्रम ऑफ राइट्स इंक्लूडिंग इक्वल पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रिलीजियस फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, रिलीजियस फ्रीडम मतलब कि मेरे धर्म का पालन करने के लिए, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी के टर्म्स में इसको हम समझ रहे हैं कि मेरे पास भी रिलीजियस फ्रीडम है, आपके पास भी रिलीजियस फ्रीडम है, लेकिन मेरे रिलीजियस फ्रीडम को पालन करवाने के लिए सरकार आपके रिलीजियस फ्रीडम पे प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, या आपके धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए सरकार मेरे धार्मिक स्वतंत्रता को कर्टेल नहीं कर सकती है, सरकार या समाज। तो दूसरा है कि प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये प्रिंसिपल मानता है कि जो समाज में किसी भी प्रकार का अवसर है वो इक्वल रूप से सबके लिए ओपन रहेगा। कोई भी ऑफिस है, कोई भी पोजीशन है, वो उस उसको पाने का जो अधिकार है वो सबके लिए बराबर रहेगा। ठीक है। अब क्या है कि तीसरा प्रिंसिपल है दोस्तों डिफरेंस प्रिंसिपल। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का। अब ये कहता है कि deviations from an equal distribution of primary goods are justifiable only if such inequalities demonstrably accrue the greatest benefit to the individuals who are least advantaged within the societal framework। अब दोस्तों, कितना टेक्निकल चीज है, रॉल्स ने कितना फिलोसफिकली टेक्निकली इसको फ्रेम किया है, ये समझने का जरूरत है कि
रॉल्स बोलता है कि इन दोनों प्रिंसिपल में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डेविएट हो सकते हैं। आपका जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइमरी गुड्स का, इस सिद्धांत से आप डेविएट हो सकते हैं, इस सिद्धांत से आप अलग हट सकते हैं। लेकिन कब? जब ये सिक्योर करता है ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द इंडिविजुअल्स हु आर लीस्ट एडवांटेज्ड। मतलब दोस्तों कि ये सिद्धांत आप डिफरेंस प्रिंसिपल कहता है कि आप किसी इस दोनों प्रिंसिपल में से किसी एक प्रिंसिपल से डेविएट कर सकते हैं, लेकिन जब कब? जब ये डेविएशन जो सबसे समाज में पिछड़े, मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, उनके लिए अगर ये मैक्सिमम बेनिफिट क्रिएट करता है, तब आप अपने इस इन दोनों प्रिंसिपल से खुद को डेविएट कर सकते हैं। ये कौन कहता है? ये कहता है डिफरेंस प्रिंसिपल। Rawls argues that when these principles are satisfied, the criteria for efficiency can be legitimately applied within a competitive economy. In a sense, the allocation rule of each according to his ability becomes justifiable only when an individual's heightened efficiency contributes to improving the conditions of the least privileged member of the society. इसका कहना है कि ये दोस्तों यूटिलिटेरियनिज्म से अलग प्रिंसिपल अपना रहा है कि अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा मुझ में अगर एक्स्ट्रा एज है, एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी है, तो उस कैपेबिलिटी से मैं अपने लिए वेल्थ या रिसोर्सेज जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा हूँ, तो इस दौरान, इस प्रोसेस के दौरान जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो लीस्ट प्रिविलेज्ड मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैं, उनके लिए भी मेरे प्रयासों से उनके लिए भी रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी जनरेट होना चाहिए। This approach integrates principles of justice with economic efficiency, ensuring that societal advancements do not exacerbate inequalities but contribute to the upliftment of the most disadvantaged. तो दोस्तों ये रहा जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ये हमने समझ ली है। और दोस्तों ये आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप इस चैनल को, और शेयर कर सकते हैं वीडियो को। और इस वीडियो के अंदर कोई त्रुटि मिले आपको या कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।